हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले विषय इकोनॉमिक्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तब लोग वीडियो को अंत तक जरूर दे, वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप यहाँ से इस वीडियो को देख करके जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका 30 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का, उसमें से बताना कि कितना आपका सही होता है। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपका आ जाता है, ये बोलता है आपका, यहाँ पे आपका इंग्लिश में दे दिया, यहाँ उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में, जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की औसत लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी का आकार कैसा होता है। देखो क्या बोला है, स्थिर होगा। क्या स्थिर होगा? औसत लागत स्थिर होगा। तो क्या हो जाएगा, ए सरल लिखा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है? सकारात्मक अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए बोलता है आपका, सरकार को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बोलता है आपसे, सरकार वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। किसी वस्तु ना मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर में वृद्धि करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, फिर ऑप्शन नंबर डी बोलता है आपसे, इनमें से सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते तो बोलता है आपसे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों संस्था के द्वारा होता है। तो ऑप्शन के पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजट रेखा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है? किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है आपसे, साबुन की, कपड़ा की, खाद्य पदार्थ की, लग्जरी कार की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लग्जरी कार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला क्या था? मांग लोचदार हो सकती है। लोचदार हमेशा लग्जरी कार के होता है। ठीक है, यानी कि कितना भी इसका प्राइस बढ़ जाए लग्जरी कार्स की, इसका मांग में कोई कमी नहीं आती, यानी कि अमीर जो लोग हैं लग्जरी कार्स को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में क्या होती है? खाली स्थान आपसे बोल रहे क्या होती है। अगर किसी वस्तु की क्या बोल रहे हैं, कीमत में वृद्धि हो जाए तो उसकी मांग में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होता है तो उसका मांग में कमी हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे, जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्यों के लिए होता है उस वस्तु की मांग होती है। ठीक है, अनेकों उद्देश्यों के लिए जिस वस्तु का प्रयोग होता है उस वस्तु की मांग कैसा होता है? तो ऐसे वस्तु का जो मांग हमारा होता है वो होता है हमारा लोचदार होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे, सम उत्पाद रेखा की ढाल होती है। सम उत्पाद रेखा की ढाल कैसी होती है आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का ऑप्शन दे दिया आपके पास, धनात्मक, शून्य, अनंत या फिर ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि सम उत्पाद रेखा की ढाल जो होती है हमारा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखो 9 बोलता है आपसे, निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्ती लागत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास, कच्चे माल की लागत, मकान का किराया, प्रति इकाई बिजली बिल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकान का किराया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे, निम्नलिखित उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। आपसे बोल रहा है कि इस फलन द्वारा किए गए पैमाने का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। पैमाने का प्रतिफल हमसे बोल रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो साधन का जो इकाई था 4 था, और दूसरा बार में क्या होगा, पूंजी का जो इकाई था कितना था? 7 था। फिर ठीक है, जब यहाँ पे जो है क्या किया गया, साधन का यानी कि श्रम का जो इकाई है उसको बढ़ा करके 12 कर दिया गया। देखो सबसे पहले समझो कि यहाँ जो साधन का इकाई अब 4 और 7 था, यानी कि श्रम 4
और पूंजी 7 लग रहा था, तो उत्पादन कितना हो रहा था, 25 हो रहा था। और जब इसको देखो, जब श्रम को बढ़ा करके 4 से बड़ा कर दिया गया, 12 कर दिया गया, और पूंजी को 7 से 21 कर दिया, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 था, 4 से 12 कर दिया, यानी कि 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, कितना गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया गया। और पूंजी में भी देखो 3 गुना ही किया गया है, यानी कि 7 या 21। तो क्या होगा, उत्पादन में भी 3 गुना ही परिवर्तन हुआ है। देखो यहाँ पे 75 था, 25 था, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी कि कितना, जितना अनुपात में हम लोग इकाई को बढ़ा रहे हैं, साधन को बढ़ा रहे हैं, उतना ही इकाई में हमारा, उतना ही अनुपात में हमारा उत्पादन का भी वृद्धि हो रहा है। यानी कि इससे क्या हमें पता चल रहा है, जो पैमाने का जो प्रतिफल है हमारा कैसा है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि जब हम लोग उत्पादन के साधन को बढ़ा रहे हैं तो उसमें हम लोग उत्पादन भी बढ़ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर उसी अनुपात में बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या बोल रहा है, परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब, यानी कि परिवर्तित साधन और औसत उत्पाद, परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब, कब होता है बराबर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दे दिया कि औसत उत्पादन अधिकतम होता है, औसत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, फिर सीमांत उत्पाद शून्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औसत उत्पादन अधिकतम होता है। ठीक है, कब, जब यहाँ पे हमसे क्या बोला था, साधन परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पादन बराबर होता है, तब क्या होता है, औसत उत्पादन अधिकतम होता है। अगर तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की शर्त क्या है, एक फर्म के संतुलन की शर्त क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमआर बराबर होता है एमसी के, जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 बोलता है आपसे यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो देखो पूर्ति की जो कीमत लोच का एक क्वेश्चन आपका 100% आपका ए वाला रहेगा। ठीक है, देखो तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है आपको कैसे सोल्यूशन करना है। देखो पूर्ति की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 8 है, बटा में कितना क्या आ जाएगा हमारा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 5 है, इन दोनों को काट दो तो कितना बार में कटेगा, 1 यहाँ कितना 3 बचा 30 यानी कि 6 है, यानी कि 1.6 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है आपसे किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होती है, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ रहा है तो वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगा, कमी आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मार्केट में क्या हो रहा है कि वस्तु की मात्रा बढ़ रहा है, तो जब मात्रा बढ़ रहा है तो व्यापार क्या चाहेगा, व्यापारी क्या चाहेगा, उसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, यानी कि उसको कम से कम दाम में बेचने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर बताइए कि संतुलन कीमत क्या है। संतुलन कीमत पूछ रहा है कि संतुलन कीमत हमारा क्या है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको यह समझना होगा कि संतुलन कीमत होता कब है। देखो जब बाजार में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जब बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन कीमत कहते हैं। तो ऊपर में हमें कीमत है। ठीक है, देखो मांग और पूर्ति कहाँ पे बराबर, मांग और पूर्ति यहाँ पे बराबर। देखो 30 और 30 पे क्या है, जितना पूर्ति है उतना ही हमारा मांग था, तो इस पे हमारा कीमत कितना था, 5 था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का क्या अर्थ है। समष्टि शब्द का अर्थ होता है हमारा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपसे मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है आपसे वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, फिर उत्पादन में कमी आता है। आपसे बोल रखा है मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ने पर क्या होता है, यानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपसे पूंजी के परिश्रमिकों को क्या कहते हैं, यानी कि पूंजी जब आप किसी को देते हो तो उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपसे द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास एडम स्मिथ, जे.एम. किन्स, जे.बी. से या फिर मनमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडम स्मिथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो ऑप्शन के पास साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साधन लागतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं।
तो ऑप्शन आपके पास आता, नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपसे निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी, प्राथमिक क्षेत्र की बोल रहा है, ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है। गेहूं उपजाना कौन सी है, तो गेहूं उपजाना ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लो ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, गेहूं से आटा तैयार करना है तो हमारा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, आटे को बाजार में बेचते हैं तो हमारा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है ना, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपसे माल सूची में क्या सम्मिलित होती है, माल सूची में क्या सम्मिलित होती है, अब्रिकृत निर्मित वस्तु, कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तु या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब्रिकृत निर्मित वस्तुएं भी, कच्चे माल भी, अर्धनिर्मित वस्तु भी, ठीक है, माल सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपसे जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है, तो मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। जीएनपी यानी कि इसमें ग्रोस भी है, ये नेट है, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्रोस, जिससे ग्रोस है यानी कि मूल्य जब का होता है मूल्य ह्रास उसके साथ है, और एनएनपी यानी कि नेट होता है, नेशनल नेट प्रोडक्ट ना, तो मूल्य ह्रास हो जाएगा दोनों के अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 25 बोलता है आपसे, 25 क्या बोलता है, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन सा बैंक करता है, तो कौन सा बैंक करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न बोलता है आपसे निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो हम निवेश कर रहे हैं उसके बदले जो हमारा आय मिल रहा है दोनों के परिवर्तन का अनुपात जो होता है हमारा गुणक होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपसे, आपके पास दे दिया किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, यानी कि एमपीसी आपके से दे दिया, आपसे क्या पूछ रहा है, एमपीएस पूछ रहा है, ठीक है। तो काफी आसान प्रश्न है, देखो एमपीएस और एमपीसी के बीच में संबंध जो होता है एक दोनों का एक फल एक बराबर होता है, यानी कि एमपीसी प्लस में एमपीएस बराबर होता है हमारा एक के बराबर होता है। हमारे पास किसका मान दिया हुआ है, एमपीसी का मान दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, एमपीसी का मान दिया हुआ है, हमसे एमपीएस का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से अब जब एमपीएस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस एमपीसी हो जाएगा, एमपीसी, और अब यहाँ पे एमपीसी की जगह पर उसका वैल्यू रख दो, यहाँ से आपको एमपीसी मिल जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू कितना है हमारे पास, एमपीसी का वैल्यू हमारे पास 0.6 है, 0.6 यानी कि एमपीसी बराबर कितना हो जाएगा, एमपीएस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक में से जब 0.6 घटेगा तो कितना बचेगा, 0.4 बचेगा, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.4, कुछ इस तरीके से आपको बनाना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आपसे निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है, निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन के पास प्रत्यक्ष कर, जुर्माना, कर्ज या फिर शुल्क, सरकार का बोल रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा, नंबर सी कर्ज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका 29, हमारे दो प्रश्न और बचा हुआ, संतुलित बजट क्या है, संतुलित बजट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संतुलित की जब बात आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा, प्राप्ति और व्यय, यानी कि आय और व्यय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपसे एक वर्ष में एक देश केवल वस्तुओं के व्यापार के दौरान 250 करोड़ रुपए का आयात तथा 350 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, बाजार संतुलन क्या है, बाजार संतुलन क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कोई मिलता है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही सारे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं, कैसे करना है। तो देखो हमसे क्या पूछा, व्यापार संतुलन क्या है, तो व्यापार संतुलन की जब गणना करना होता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, निर्यात में से आयात को घटाते हैं, ठीक है। निर्यात कितना है हमारे पास, निर्यात 300 करोड़ रुपए का निर्यात है, 300 करोड़ रुपए का निर्यात है, और आयात कितना का 250 का है, तो 250 इसमें से घटा दो, कितना बचा 50 करोड़ बचा, 50 करोड़ कहाँ से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट का मैं वीडियो लाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।